खबरों की तह में छिपी बारीकियों को एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज बड़े मुद्दे पर जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले बात करेंगे प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में आ रही हैं। सिर्फ चुनाव कैंपेन नहीं करेंगी बल्कि वायनाड के उपचुनाव में अब वो सांसदी की उम्मीदवारी करती हुई दिखाई देंगी। इस सीट को राहुल गांधी ने खाली करने का मन बनाया है। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने, पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के पास जो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ, जो दुर्घटना हुई जिसकी वजह से इतने लोगों की मृत्यु हुई, आखिरकार ये हादसे कब तक होते रहेंगे? तमाम वायदों के बाद रेल मंत्रालय सुरक्षा के लिहाज से रेलवे के कामकाज में क्यों ठोस और कारगर कदम नहीं उठा पा रहा? कमी कहां है, जिम्मेदार कौन है, इसको पड़तालेंगे। फिर बात करेंगे स्पीकर पोस्ट की। नए सरकार के गठन के साथ ही स्पीकर का पोस्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आखिरकार स्पीकर किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए गठबंधन का कोई उम्मीदवार होगा? किस तरीके से स्पीकर के पोस्ट को लेकर राजनीति हो रही है, यह आपको बताएंगे। और फिर हम आपके सामने रखेंगे नीट एग्जाम का कच्चा चिट्ठा। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है कि एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपनी ही कई बात 72 घंटे में बदलनी पड़ी? क्यों मानना पड़ा धर्मेंद्र प्रधान को कि इस देश में नीट एग्जाम का पेपर लीक भी होता है और एनटीए के अधिकारी शामिल हो सकते हैं? बहुत बड़ी जानकारी, इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले अब बात करते हैं वायनाड सीट को लेकर, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए है क्योंकि इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के कार्य करने की क्षमता, उसकी दिशा और उसके साथ साथ भविष्य की रणनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल आप देखेंगे और इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मिस्टर एनालाइजर के शो में भारत 24 पर हमने आपको 14 तारीख को ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि राहुल गांधी वायनाड की सीट को छोड़ने जा रहे हैं। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी वायनाड की सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। यह उनका डेब्यू होने जा रहा है। इस खबर को हमने 14 तारीख को आपके सामने प्रस्तुत किया था और हमें पक्का पता था कि यह होने वाला है, बस इसकी औपचारिक घोषणा बाकी थी, जो कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों के सामने की है। उन्होंने कहा है कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी रखेंगे और प्रियंका गांधी ने रायबरेली और उसके साथ साथ अमेठी दोनों सीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने पूरे चुनाव के प्रोसेस में 6 राज्यों में जबरदस्त कैंपेनिंग की है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को काफी फायदा मिला है और इसके लिए वो प्रियंका गांधी के आभारी हैं। और ऐसे कहते हुए उन्होंने यह भी कहा कि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव के लिए कांग्रेस की उम्मीदवार बनने जा रही हैं। सबसे पहले देखिए क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। हमारे नेता राहुल गांधी जी 2 जगह से चुन के आए हैं। कानून के तहत उनको एक सीट वेकेट करना पड़ता है। राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। प्रियंका जी उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अपने ही स्लोगन को चरितार्थ करते हुए प्रियंका गांधी ने लड़की हूं, लड़ सकती हूं को सही साबित करते हुए सांसदी के चुनाव के लिए अब अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर वायनाड की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। और इसे आप कह सकते हैं, बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक कहेंगे कि यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन इसके साथ साथ इस बारे में गौर करना होगा कि प्रियंका गांधी भले ही
सक्रिय राजनीति में थीं, लेकिन वो किसी भी संवैधानिक ओहदे पर नहीं थी। वो कांग्रेस पार्टी के प्रचार की कमान संभालती थी, बैकरूम मैनिपुलेशंस देखती थी। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर को उन्होंने देखा। उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए की, और उसके लिए उनको बहुत ज्यादा शाबाशी इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था। लेकिन अब एक साथ 3 गांधी संसद भवन में होंगे। सोनिया गांधी ने पहले ही रायबरेली सीट से अपने आप को अलग करते हुए सक्रिय राजनीति से अपनी खराब तबीयत की वजह से राज्यसभा का रास्ता चुना। राहुल गांधी रायबरेली की सीट से अब उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि सांसद बन चुके हैं, शपथ लेना बाकी है। और वायनाड से प्रियंका गांधी अब अपनी उम्मीदवारी सामने रख रही हैं। जनता ने अगर उन्हें स्वीकार किया तो सांसद के तौर पर वो भी राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए लोकसभा में मौजूद होंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस संबंध में क्या कहा, पहले आप ये देख लीजिए और उसके बाद हम विश्लेषण शुरू करते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या निकलता है। बहुत खुश हूं मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me, but I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। हमने आपको 14 तारीख को ही इस मूव का मतलब समझाया था और एक बार फिर हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिमाग में दरअसल चल क्या रहा है। कांग्रेस अपने आप को उत्तर भारत में एक ताकत के तौर पर उभरते हुए देखना चाहती है और इसके लिए आवश्यक है कि 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य लोकसभा के लिए जरूर चुना जाए, वरना कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में, जो कि हाल के चुनाव में 2024 के लोकसभा के चुनाव में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, समाजवादी पार्टी के सहयोग की वजह से इस जनाधार के घटने में वक्त नहीं लगता। लिहाजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लगभग हर कोई मानकर चल रहा था कि रायबरेली की सीट से जीत मिलने के बाद राहुल गांधी रायबरेली की सीट ही प्रेफर करेंगे और वायनाड को छोड़ देंगे। इसके साथ साथ एक और बात निकल कर आती है, रायबरेली और अमेठी, इन दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस ने अपना पूरा दांव लगाया और इसके लिए चेहरा बनकर कौन सामने आई? प्रियंका गांधी। अमेठी सीट और रायबरेली दोनों कांग्रेस पार्टी ने जीती। जाहिर सी बात है, अब कांग्रेस पार्टी को यह स्थापित भी करना है कि उत्तर प्रदेश के संगठन में बड़े बदलाव करने हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने यह तय किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ उसका गठबंधन बहाल रहेगा, कम से कम आने वाले विधानसभा चुनाव तक तो बहाल रहेगा ही। इसके वजह से कांग्रेस पार्टी को संगठन के स्तर पर काफी मदद मिलेगी। जहां कांग्रेस के तमाम दफ्तर साए साए कर रहे थे उत्तर प्रदेश और बिहार में, कम से कम उत्तर प्रदेश में इससे बड़ा फायदा मिलेगा। बिहार में भी कांग्रेस की उभरती ताकत को देखते हुए वहां पर भी फायदा मिलेगा, यानी कि 120 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही थी उसे अब थोड़ी मजबूती मिलेगी। यहां से आगे निकलकर जब आप देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों में, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को एक नई ऊर्जा मिलती हुई दिखाई देगी। और ऐसी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल भी करने जा रहा है, जिसके वजह से इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस की गिरती साख को फिर से बहाल करने की कोशिश की जाए। अब आप कहेंगे कि आखिरकार वायनाड से क्यों प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया जा रहा है? इस बात में दम इसलिए है क्योंकि अगर आप देखें तो कांग्रेस को
2014, 2019 और 2024 इन तीनों लोकसभा के चुनाव में दक्षिण भारत में काफी मदद मिली है। उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार का एक और सदस्य जो दक्षिण भारत से अपनी उम्मीदवारी को बहाल रखेगा, वो दक्षिण में कांग्रेस की बढ़ती साख, वहां पर कांग्रेस के बढ़ते प्रचार और प्रसार को अच्छे तरीके से संभाल सकेगा और प्रतिनिधित्व दे पाएगा। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अपने दोनों हाथ में लड्डू भी रख सकती है और दोनों हाथ को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है। इसके साथ साथ सोनिया गांधी का राज्यसभा में उपस्थित होना राज्यसभा में कांग्रेस को एक नई ऊर्जा और दिशा भी देगा। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में नहीं है, सहयोगियों के साथ उसका वर्चस्व जरूर है, लेकिन विपक्षी पार्टियां कई मौके पर गोलबंद होकर भारतीय जनता पार्टी के कई बिल्स पर मुश्किलें पैदा कर सकती है। यहां पर सोनिया गांधी की भूमिका बड़ी बन जाती है। ऐसे में गांधी परिवार अब कम से कम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए कांग्रेस के पुनर्जीवन में एक सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। सफलता कितनी मिलती है, नहीं मिलती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, यह फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन आज अगर आप रणनीति के आधार पर देखें, राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर देखें, तो यह बात स्पष्ट दिखती है कि कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर यह फैसले लिए हैं। और इसमें जो अभी तक जो एक इमेज बनी हुई है प्रियंका गांधी की, उस इमेज का कांग्रेस को बहुत फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा धड़ा यह लगातार मानता रहा है कि प्रियंका गांधी अगर सक्रिय राजनीति में आ जाती हैं, संसद या विधानसभा के जरिए लोगों के बीच में आती हैं, तो उनके मान, प्रतिष्ठा और उनकी इमेज से कांग्रेस के संगठन को काफी जोर मिलेगा और कांग्रेस के लिए काफी अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के नजरिए से यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप बढ़ चढ़कर लगाएगी। इसमें भी कोई शक नहीं है कि बलि का बकरा कहा जा सकता है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रियंका गांधी बलि का बकरा बनने जा रही है। तो ये भी बातें आएंगी, लेकिन कांग्रेस ने अपने तरीके से एक अच्छी चाल चली है। आइए अब अगली स्टोरी आपके साथ। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास जो आज रेल हादसा हुआ, यह अपने आप में पूरे देश को झकझोरने के लिए काफी है। कंचनजंगा एक्सप्रेस पूरी स्पीड में आ रही थी और एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी। रेल हादसे में ट्रेन के 2 डब्बे पटरे से उतर गए। 9 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अभी तक अपुष्ट लोगों के आधार पर यह बताया जा रहा है कि 15 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 50 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और हम आपको यह बता दें कि जिस तरीके से यह हादसा हुआ, यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। अभी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं इस हादसे की, जो आपको बताएंगी कि आखिरकार यह हादसा क्यों होना चाहिए था। कंचनजंगा एक्सप्रेस की भिड़ंत के बाद वहां पर चारों तरफ चीख पुकार मची। ट्रेन के डब्बे हवा में ऐसे लहलहा रहे थे मानो ताश के पत्ते किसी तूफान में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उसके बाद उन्होंने वहां पर एक्स ग्रेशिया अमाउंट भी जारी किया। कहा कि 10 लाख रुपए प्रति मृत व्यक्ति को मिलेगा, जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए, और उसके साथ साथ अन्य बातें उन्होंने सामने रखी हैं। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया है कि मालगाड़ी का ड्राइवर जो लोको पायलट है, उसने सिग्नल को पूरी तरीके से अनदेखा किया। इस दुर्घटना में ड्राइवर और ट्रेन के गार्ड की मृत्यु हो गई। उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी दी कि जो मालगाड़ी थी उसका पायलट, उसका ड्राइवर था, उसने सिग्नल की अनदेखी की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। वहां पर उन्होंने पहुंचकर वॉर रूम भी बनाया, तमाम तरह की चीज़ों का जायजा लिया, जो घायल हैं उनसे मुलाकात की, बातचीत की, और उसके साथ साथ इस पूरे हादसे को संभालने की कोशिश की। लेकिन साहब, कुछ बुनियादी सवाल हैं जो आज हमारे रेलवे महकमे के लिए ज्वलंत मुद्दे हैं। हवा में झूलते इन कोच को देखने के बाद मुझे 1 साल पुराने उड़ीसा के ट्रेन हादसे की याद आ रही है। बालासोर याद है आपको, 2023 रेल हादसा।
251 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और जो स्थिति वहां पर बनती दिखाई दे रही थी, ठीक वही स्थिति 1 साल बाद आज न्यू जलपाईगुड़ी के पास देखने को मिली है। आखिरकार हमारे देश में रेलवे के आवागमन को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? कैसे कोई ट्रेन का ड्राइवर, कोई ट्रेन का पायलट, लोको पायलट किसी भी सिग्नल की अनदेखी कर सकता है? क्या यह संभव है? तमाम प्रोटोकॉल्स कैसे तोड़े जा सकते हैं? यह लापरवाही क्यों है? हमने आपको उस समय भी समझाने की कोशिश की थी जब बालासोर का हादसा हुआ था। उस वक्त 3 ट्रेनें टकराई थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी एक मालगाड़ी से भिड़ गई थी और जैसा कि मैंने आपको बताया 251 से ज्यादा लोगों की हादसे में मृत्यु हुई थी। और मुझे वो तस्वीर याद है साहब, वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने डिब्बों से डिब्बों एक तरह से टकराते हुए देखा था और वहां पर चिंता और दुख उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था और अपने मोबाइल फोन पर वो बात कर रहे थे और स्थिति का जायजा लेकर पूरे स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज भी यही होता दिखाई दे रहा है। अगर हम मौत का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहें तो ये मौत के आंकड़े बहुत हैं, सामने देखिए। लेकिन ये मौत नहीं है साहब, ये परिवार है। ये परिवार हैं जिनकी जिंदगियां इस बात पर गई कि रेलवे ने अपनी सुरक्षा ठीक तरीके से नहीं रखी। रेलवे लाइफलाइन है। 6 लाख से ज्यादा लोग प्रतिदिन रेलवे में बहुत दूरी की सफर करते हैं और टोटल रेलवे का ट्रैफिक अगर आप लेकर चले तो यह तकरीबन 22 से 24 लाख प्रतिदिन लोगों की यात्रा का एक सवार है। इतने लोगों की जिंदगी क्या यूं ही रिस्क पर रहती है? आखिरकार हम दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले देखें तो आज हमारे यहां रेल हादसे पहले के मुकाबले कम जरूर हुए हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है भारत का, चौथा बड़ा नेटवर्क है पूरी दुनिया में रेलवेज का आज भारत में। लेकिन भारत में सुरक्षा व्यवस्था बड़े पैमाने पर नाकाफी है। आइए हम आपको अब बताते हैं कि कैसे भारत में ट्रेन एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए 2003-04 से ही मशक्कत शुरू हुई थी। उस वक्त रेल मंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे, जो आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने रेल दुर्घटना को रोकने के लिए टक्कर निरोधी यंत्र यानी कि सुरक्षा कवच का पायलट प्रोजेक्ट किशनगंज में शुरू किया था। 2003-04 की बात मैं कह रहा हूं आपसे। 20 साल पहले एंटी कोलिजन डिवाइस का पहला टेस्ट किशनगंज में हुआ। उसके बाद से नीतीश कुमार तो रेल मंत्री रहे नहीं, लेकिन कई और रेल मंत्री आए और गए। बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रेल मंत्रालय में अभूतपूर्व बदलाव हुए। ट्रेन हाई स्पीड बनी। हम खुद अपने अब इंजन और बोगी मैन्युफैक्चर बड़े पैमाने पर करने लगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है साहब कि हमने सुरक्षा कवच को लेकर कोई बात क्यों नहीं की? एंटी कोलिजन डिवाइस आज भी एक दूर का सपना क्यों है 20 साल बाद भी? साल 2012 में उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार थी। 2 ट्रेन को आपस में टकराने से रोकने के लिए कवच नाम के एक सिस्टम का काम शुरू हुआ। रेलवे कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम बनेगा जो कि ट्रेन्स को एक दूसरे से कोलाइड करने में रोकने में मदद करेगा। अक्टूबर 2012 में हैदराबाद के TCA में इसका पहला परीक्षण हुआ। टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग कहा गया कि ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं किसी देश के पास नहीं है और भारत इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने अपने रेलवे में लगाएगा, जिसकी वजह से लोगों की जान बचेगी। 2012 से लेकर आज हम 2024 में बैठे। 12 साल निकल गए साहब। 12 साल में यह सुरक्षा कवच सिर्फ लैब में ही बैठा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं उस कवच के बारे में जिसे बहुत ही फैनफेयर के साथ एक बार फिर लागू किया गया 2017 में। यह कवच किस तरह से काम करता है? यह कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और यंत्रों से जुड़ा हुआ कवच है जो सैटेलाइट से लिंक्ड है। इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी और तमाम तरह के यंत्र हैं जो कि एक दूसरे को ट्रैक करते हैं और एक दूसरे के सामने भिड़ने से पहले जो उसकी दूरी है उसको मापा जाता है, आंका जाता है और कांस्टेंट मॉनिटरिंग होती रहती है। इसमें हर तरह के सिस्टम्स और प्रणाली इस्तेमाल किए जाते हैं और अलर्ट होने की स्थिति में सेल्फ ब्रेक लॉकिंग के प्रोविजंस भी बनाए गए थे। यानी कि एक ऐसा सिस्टम
जो कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे से भिड़ने की स्थिति में हो तो ऑटोमेटिक ब्रेन्स को इनेबल कर देता है, जो कि आज कई तरह की गाड़ियों में आप देख रहे हैं, जहां हम देखते हैं कि ऑटो ड्रिवन कार्स, आप देखिए कि कैसे गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाती है जब सामने कोई और गाड़ी आती है, जैसे आप उसको इस ए ट्रैक टेक्नोलॉजी पर डालते हैं। यही ए ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रेलवेज के लिए भी किया जा रहा था, लेकिन इस पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1000 किलोमीटर के हिस्से में इस्तेमाल किया गया है। यह देश के तमाम बड़े बड़े सेक्टर्स में नहीं है लागू कवच स्कीम। कवच स्कीम को लेकर सरकार ने अभी तक कोई ठोस जवाब कहीं पर भी नहीं दिया, न ही रेल मंत्रालय ने इसके प्रोग्रेस के बारे में कोई रिपोर्ट सामने रखी है। इसका अभी तक जो इंप्लीमेंटेशन है वो दक्षिण मध्य रेलवे में 1098 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया है। इस रूट पर 65 इंजन ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा सर्किट, ये तमाम सर्किट्स पर ये है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शंस में, यानी कि जो व्यस्तम इलाके हैं वहां पर इन ट्रेन्स में एंटी कोलिजन डिवाइस लगा ही नहीं है। जब एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं है और ह्यूमन एरर, यानी कि ट्रेन के पायलट या फिर जो ड्राइवर्स हैं, सिग्नलिंग का प्रॉब्लम या फिर जो अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं, इसकी प्रॉब्लम की वजह से देश में ट्रेन के हादसे लगातार बढ़ते रहे हैं। इनमें से अनमैन्ड क्रॉसिंग की जो मुसीबत है, इसे बहुत हद तक पूरा कर लिया गया है, लेकिन इसके बावजूद ह्यूमन इंटरवेंशन जहां पर है, जो लोगों की गलती है, ड्राइवर्स की गलती है, वो बहुत बड़ी है। सिग्नलिंग सिस्टम को लेकर भारत में अभी भी बहुत बड़े काम होने बाकी हैं और ये काम नहीं हुए अभी तक। और उसके साथ साथ तीसरी बड़ी बात, कवच जो पूरा बनना था रेलवेज के लिए, वो अभी तक बना ही नहीं है। 20 साल से भारत की जनता, भारत की ट्रेन की यात्री कवच का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे मंत्रालय को इस पर स्पष्ट नीति और उसके साथ साथ सवालों के जवाब प्रस्तुत करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्रेन में बैठे और आपको इस बात का डर हो कि आप घर नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या भारतीय जनता ट्रेन में बैठेगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आपके लिए छोड़ा जाता है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अगले हफ्ते यानी कि 24 जून से शुरू होना और उसके बाद 9 दिनों तक यह सत्र चलेगा 3 जुलाई तक। 26 जून को लोकसभा के स्पीकर की प्रक्रिया होगी और स्पीकर चुना जाएगा। स्पीकर के पद के लिए साहब जबरदस्त राजनीति हो रही है। एनडीए फुल एक्शन में। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जैसे कि जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, उसके साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल के लल्लन सिंह, चिराग पासवान, तमाम लोग मौजूद थे। और चर्चा इस बात पर हो रही थी कि लोकसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होगा। सहमति बनाई जा रही थी कि एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुने गए व्यक्ति को लोकसभा के स्पीकर के नाम पर शामिल रखे। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं रखी है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लोकसभा के स्पीकर के लिए कौन होने जा रहा है। हां, ये अटकलें जरूर हैं कि ओम बिरला, जो कि पहले भी 2019 से लेकर 2024 में स्पीकर के पद पर थे, उन्हें एक बार फिर स्पीकर बनाया जा सकता है, लेकिन अब यह चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे आधिकारिक नहीं किया है। लेकिन हां, इसके बीच में एक और बड़ी राजनीतिक गतिविधि हुई है, और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जेडीयू ने साफ तौर पर कहा कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सांसद हैं, उसी पार्टी के पास ये अधिकार है कि स्पीकर किसे बनाया जाए। केसी त्यागी ने क्या कहा, देखिए। श्री राजनाथ सिंह जी ने इसी प्रश्न को लेकर के जो सभी घटक दल हैं एनडीए के, उनकी बैठक बुलाई थी। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से जेडीयू ने बहुत ही गठबंधन के धर्म को निभाते हुए, या यूं कहें कि बीजेपी के मन की बात को भांपते हुए बीजेपी के उम्मीदवार की पैरोकारी कर दी और उस पर अपनी सहमति रख दी है। अभी गठबंधन की राजनीति और क्या हो रही है, मैं आपको समझाऊंगा।
लेकिन उसके पहले साहब अब एक नाम जो कि बहुत चर्चा में है, ओम बिरला, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। स्पीकर के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मुफीद माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भरोसा उनके ऊपर काफी ज्यादा रहा है। इस पर उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर तो नहीं किया है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो मैं आपके सामने रख दे रहा हूं। ये सब फैसले राजनीतिक दलों द्वारा लिए जाते हैं, ये फैसले मेरे द्वारा नहीं लिए जाते। तो ओम बिरला साहब ने अपने आप को रेस से बाहर नहीं रखा है। बहुत ही मुस्कुराते हुए, बहुत ही शालीन तरीके से उन्होंने कहा कि पार्टियों का फैसला होता है साहब, मैं फैसला नहीं ले सकता हूं। जाहिर सी बात है, आउटगोइंग स्पीकर है, अगर एक बार फिर मौका मिला तो आप उनको फिर लोकसभा स्पीकर के तौर पर देखेंगे। अब यहां पर हम जरा राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति यहां शुरू हुई कि भारतीय जनता पार्टी को अपने एक सहयोगी दल जेडीयू से तो मदद मिल गई, लेकिन क्या टीडीपी भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने ही मुखर तरीके से स्पीकर के पद की स्वीकृतता दे रही है? जी नहीं साहब, यहां पर थोड़ा पेच है। टीडीपी ने अभी तक कुछ भी बात मुखर तरीके से सामने नहीं रखी है। टीडीपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, मैं आपके सामने रख रहा हूं। टीडीपी के प्रवक्ता बुद्धभी राम कोडमा रेड्डी ने कहा है कि एनडीए के सहयोगी दल साथ बैठकर तय करेंगे कि अध्यक्ष पद के लिए हमारा उम्मीदवार कौन होगा। आम सहमति बनने के बाद हम उस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे और टीडीपी समेत सभी सहयोगी दल उसका समर्थन करेंगे। यानी कि अभी भी टीडीपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसमें यह भी बात निकल कर आ रही है कि टीडीपी की चाहती है कि स्पीकर दरअसल टीडीपी से हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहेगी कि स्पीकर टीडीपी का हो? यह बताया जा रहा है कि टीडीपी की तरफ से यह संकेत दिए जा रहे हैं कि अगर संभव हो तो बीजेपी की डी पुंडेश्वरी को आगे रखा जाए स्पीकर के तौर पर, क्योंकि डी पुंडेश्वरी टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की पत्नी की बहन है, हालांकि वो बीजेपी में है। तो यानी कि यहां पर टीडीपी के पास एक स्थिति बन सकती है जहां पर वो प्रभाव डाल सकते हैं स्पीकर पर। हालांकि अभी स्थिति काफी अलग है और इस पर कुछ भी कह पाना बहुत आसान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनटी रामाराव की पुत्री हैं और जाहिर सी बात है इन्हें लेकर बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर चंद्रबाबू नायडू का भी है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीडीपी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये मंथन जिस तरीके से आगे चल रहा है, इसमें तड़का कहां है? तो तड़का उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के संजय राउत लगा दिया साहब। उनका एक स्टेटमेंट सामने आया। संजय राउत ने कहा कि अगर टीडीपी अपना अलग से प्रत्याशी उतार दे तो इंडिया ब्लॉक पूरे तरीके से टीडीपी के स्पीकर पद के उम्मीदवार के समर्थन में सामने खड़ा होगा। देखिए गेम कितना जबरदस्त है। 235 सांसद के साथ इंडिया अलायंस टीडीपी के स्पीकर पद के उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार होगा, यह कहना है संजय राउत का। देखिए, चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर, लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। अब आप सोचेंगे कि इंडिया अलायंस को आखिरकार क्या हो गया है, वो क्यों चाहते हैं कि टीडीपी का स्पीकर हो? भाई कोशिश तो ये करनी चाहिए इंडिया अलायंस को कि खुद उनका अपना स्पीकर हो, लेकिन वो संभव नहीं है, बहुमत नहीं उनके पास। ऐसे में खेल क्या है जरा अब आपको समझाते हैं। उससे पहले जरा समझिए कि लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उनके पास ताकत क्या होती है। सदन के अंदर स्पीकर का फैसला सबसे अहम होता है। संविधान के आर्टिकल 93 में स्पीकर के बारे में बताया गया है कि स्पीकर को लोकसभा चलाने की पूरी जिम्मेदारी होती है। सदन के अंदर उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष के नेता को मान्यता देने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। वो चाहें तो नेता सदन की मांग पर सदन की गुप्त बैठक भी आयोजित कर सकते हैं।
संसद से जुड़े मामले में स्पीकर का फैसला ही सर्वोच्च होता है, उनकी रूलिंग सर्वोच्च होती है, इसे कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। सांसदों को अयोग्य घोषित करने का काम भी स्पीकर का है और यह फैसला स्पीकर लेते हैं, और यहीं पर पेच है भाई साहब। और पेच क्या है? दरअसल ऐसी स्थिति जब आती है जहां किसी दल में विभाजन हो रहा हो और दो विभाजित गुट अपने अपने अलायंसेस को अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हो और एक विभाजित गुट उस पार्टी के साथ मिलना चाहता हो जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है। चलिए हम लोकसभा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सांसद हैं। अब कोई और पार्टी जो कि टूट रही हो, जिसके सांसद में टूट हो रही हो, वहां से एक गुट अगर बीजेपी का समर्थन देना चाहता है तो ऐसे में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है साहब। अगर स्पीकर की रूलिंग आ गई कि जो टूटा हुआ ग्रुप है वही सही और जेन्युइन ग्रुप है, वही राजनीति को प्रतिनिधित्व करता है, तो फिर इस ग्रुप का जो बहुमत है वो बीजेपी को मिल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहेगी ही कि उसके पास पूर्ण बहुमत की सरकार हो। 272 सांसद उसके खुद अपनी पार्टी के हों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जाहिर सी बात है यही डर ऑपोजिशन के सभी पार्टियों को सता रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करके दिखाया है साहब। हमने आपको महाराष्ट्र का एग्जाम्पल अभी तक बताया नहीं। महाराष्ट्र में दरअसल अभी क्या चल रहा है साहब? महाराष्ट्र में जब आप देखेंगे तो यहां पर एक बहुत ही गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई थी विधानसभा में, जहां पर शिवसेना गुट के 2 हिस्से हुए, एनसीपी के 2 हिस्से हुए। एक एक हिस्सा बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी की सरकार बनाने को तैयार था। ऐसे में स्पीकर ने मान्यता देकर उन हिस्सों को ही जेन्युइन पार्टी का चुनाव चिन्ह और उसके साथ साथ उनके पार्टी के प्रतिनिधित्व के तौर पर माना। जैसे कि शिवसेना शिंदे असली शिवसेना हो गई, जैसे कि अजीत पवार एनसीपी के असली एनसीपी हो गए, और यह समर्थन बीजेपी को मिला, जिसके दम पर महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चल रही है और उप मुख्यमंत्री बीजेपी का है। यह स्थिति अगर लोकसभा में आएगी तो फायदा किसको होगा? जाहिर सी बात है कोई भी टूटता दल उसके सांसद बीजेपी के पास आना चाहेंगे और बीजेपी उन्हें अपने पास लेना चाहेगी। लिहाजा इस डर से, इस खौफनाक डर से बड़े पैमाने पर अब राजनीतिक दल डरते हुए इस पर अपनी भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपके सामने रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी का एक तजर्बा पहले का भी है। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। गठन के कुछ ही महीने में सरकार अल्पमत में आ गई। तब एनडीए गठबंधन में टीडीपी शामिल थी। टीडीपी ने समर्थन के एवज में स्पीकर का पद लिया था। अटल सरकार में टीडीपी के बाला योगी लोकसभा के अध्यक्ष थे। 13 महीने के बाद अविश्वास प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के खिलाफ पारित किया गया। इसमें जयललिता ने इसे पेश किया सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए, और एक वोट की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। यह मैं आपको 1998 की बात बता रहा हूं। हुआ यह था कि स्पीकर बाला योगी ने उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गिरधर गमांग को वोट देने की अनुमति दे दी थी। उनको वोट देने की अनुमति इसलिए मिली क्योंकि एक सांसद के पास 6 महीने का वक्त होता है जब वो अपने दूसरे पोजीशंस पर जाए। गिरधर गोमांग उस वक्त भी मुख्यमंत्री होते हुए भी सांसद थे और गिरधर गोमांग वोट करने के लिए पहुंच गए, और जैसे ही उन्होंने वोट किया बीजेपी की सरकार हार गई, 1 वोट से हार गई। स्पीकर का रोल देखिए कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर यह फैसला नहीं आता और अगर उन्हें वोट देने नहीं दिया जाता तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उसमें बच सकती थी। लिहाजा सरकार को बचाने, सरकार को गिराने, टूटे दलों को एक दूसरे के साथ मिलाने और सरकार की स्थिति को मजबूत करने में स्पीकर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 के इस 18वीं लोकसभा में स्पीकर बीजेपी का ही हो। और ओम प्रकाश बिरला ने 2019 से लेकर 2024 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम उनके नजरिए से। ऐसे में एक ऐसा ठोस नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को चाहिए होगा मौजूदा लोकसभा में। आइए अब अपनी आखिरी स्टोरी आपके सामने रखते हैं। नीट परीक्षा को लेकर हमने कई तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने रखी, लेकिन आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं इस पूरे परीक्षा के गड़बड़ झाले
का एक और आयाम। नीट फ्रॉड हैशटैग ये जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इस बार यह पहला मौका है कि 67 टॉपर्स 720 नंबर लेकर आ गए, और मेडिकल एडमिशंस को लेकर इतना बड़ा गड़बड़झाला आज तक पूरे तरीके से सामने नहीं आया। यह सवाल जब उठा तो एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने शपथ ली थी, उन्होंने कहा कि नहीं, नीट के सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, एनटीए भी सही काम कर रहा है। उन्होंने क्या कहा था, पहले मैं आपको दिखाता हूं। एक तो मैं आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। कोई पेपर लीक नहीं, बिहार में अरेस्ट हुआ है, दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक दिल्ली में भी अरेस्ट हुआ है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 13 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने कहा पेपर लीक की कोई घटना नहीं है, लेकिन रविवार को यानी कि 16 जून को धर्मेंद्र प्रधान को अपने बयान को बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि नीट एग्जाम में गड़बड़ी की बात है, और अपने पहले स्टेटमेंट को उन्होंने 72 घंटे के अंदर जिस तरीके से बदला है, यह अपने आप में बताता है कि चीजें कैसे बदली हैं बीते 72 घंटे में। उनका बदला हुआ स्टेटमेंट अब आपके सामने। नीट के संबंध में 2 प्रकार की अव्यवस्था की विषय सामने आई है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय, एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 72 घंटे में ऐसा क्या पा लिया जिसकी वजह से उन्हें यह कहना पड़ा कि एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। क्यों बहुत सुधार की आवश्यकता है? बच्चों की तरफ से कम यह सवाल आज हम पूछना चाहेंगे, और वो इसलिए क्योंकि सुधार क्यों चाहिए? बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है नीट में, इसका हम आपके सामने प्रमाण रख रहे हैं। जैसे कि स्पष्ट हो गया है कि बिहार में कि पेपर लीक नीट का बड़े पैमाने पर हुआ है। बिहार की पुलिस जांच कर रही है। पटना ईओयू ने 9 परीक्षार्थियों को नोटिस भेजा है। बिहार से 7, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से 1-1 को नोटिस गया है। पेपर लीक की जांच में यह बात सामने निकल कर आ रही है कि बिहार के अलग अलग जिलों में रहने वाले तमाम परीक्षा देने वाले लोगों ने सलावर गैंग के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा पेपर लीक का पूरा एक केस सामने रखा है। 13 परीक्षार्थी हैं, उनके रोल कोड मिले हैं, जिसके आधार पर यह तय माना जा रहा है पुलिस के द्वारा कि पेपर लीक जबरदस्त तरीके से हुआ है। और इसके साथ साथ 6 पोस्ट डेटेड चेक्स पुलिस को मिले हैं जो 30-30 लाख रुपए के हैं, जो माना जा रहा है कि घूस के तौर पर इन तमाम संगठन को दिए गए हैं जिन्होंने पेपर लीक को आयोजित किया है। यानी कि पेपर लीक एक वास्तविकता है। अब एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को यह मानना पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने अपने बयान को बदला 72 घंटे में। सवाल यह है कि जब पेपर लीक हो रहा है तो इस पर नियंत्रण क्यों नहीं है? और पेपर लीक बिना एनटीए के अधिकारियों के मिलीभगत के नहीं हो सकता। यानी कि स्वायत्त एजेंसी होने के बावजूद एनटीए के अधिकारी चोरी कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को क्या सजा सरकार को देनी चाहिए? यह सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ साथ एक और प्रमाण रखता हूं आपके सामने, जिसके आधार पर आप आश्वस्त हो जाएंगे कि नीट परीक्षा में कितनी बड़ी धांधली हुई। गुजरात के गोधरा में गजब हुआ साहब, ऐसी सेटिंग हुई कि पूरा का पूरा सेंटर बिक गया। गोधरा का जालाराम स्कूल सवालों के घेरे में तब आया जब 30 छात्रों को गलत तरीके से एग्जाम दिलाने का आरोप लगा। सेंटर पर गुजरात के छात्र नहीं थे, ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के छात्र गोधरा गए थे और वहां पर वो अपना पेपर दे रहे थे। ये 10-10 लाख रुपए दिए जाने की खबर है इस पूरे पेपर के लेकर। परशुराम राय नाम के एक व्यक्ति पर डील कराने का आरोप है।
परशुराम राय के ऑफिस से 2 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक मिला और उसी स्कूल जहां पर इसके टेस्टिंग हो रही थी वहां पर तुषार भट्ट की गाड़ी से 7 लाख रुपए बरामद किए गए। 5 लोगों को तुषार भट्ट को मिलाकर गिरफ्तार किया गया है। अब आप समझिए, आप बिहार में पेपर लीक की बात निकल कर आती है, 13 लोग वहां पर गिरफ्तार किए जाते हैं, वहां पर जांच चल रही है। गोधरा में सेंटर पूरा बिक जाता है, पुलिस को सही समय पर पता चल जाता है, स्थानीय अधिकारी काम करते हैं और जब वहां पर सेंटर पर सही तरीके से टेस्ट होता है साहब, तो छात्रों को 600 नंबर भी नहीं आते, 720 तो दूर की बात। ऐसे में क्या निकल कर आ रहा है? कुल निकल कर यह आ रहा है कि बड़े पैमाने पर नीट मेडिकल एग्जाम्स में धांधली है, गड़बड़ी है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब क्या क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहली उम्मीद, एचआरडी मिनिस्ट्री को इस पूरे गड़बड़ झाले को एक्सपोज करना चाहिए। दूसरी बड़ी बात, व्हाइट पेपर एचआरडी मिनिस्ट्री को लाना चाहिए जिससे लोगों का भरोसा एनटीए जैसे एजेंसी पर बने। तीसरी बड़ी बात, एनटीए एजेंसी के तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक नजीर बनाई जानी चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता। चौथी बड़ी बात, एचआरडी मिनिस्ट्री को यह बात आश्वस्त तरीके से देखनी चाहिए कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में कहीं पेपर लीक ना हो और इसके लिए जो भी स्क्रूटनी का सिस्टम है उसे दुरुस्त करना चाहिए। और पांचवी बड़ी बात, एचआरडी मिनिस्ट्री को पूरे देश को और बच्चों को यह भरोसा दिलाना पड़ेगा कि बच्चों के भविष्य के साथ इस देश में खिलवाड़ नहीं कर सकता कोई व्यक्ति और यह राष्ट्रीय अपराध से कम नहीं है। कम से कम यह बात तो होनी चाहिए।